पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार वहां पहुंच जाता है ऐन मौके पर। दो यिंग हाउस से राजकुमार मुहान का हाथ छुड़वाता है और उसे वहां देख सब लोग झुककर प्रणाम करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 34। मुहान राजकुमार को वहां अचानक देख पूछता है कि आप यहाँ कैसे। तो राजकुमार उसे कहता है कि मैंने सोचा अगर लेट हो गया तो तुम्हें घर आने में परेशानी होगी, तो मैं तुम्हें यहाँ लेने आ गया। मुहान हंसकर कहता है कि मुझे समय का ख्याल था और ऐसा भी नहीं है कि मैं खो जाता, और मन में कहता है कि ये मेरे साथ ऐसे व्यवहार करता है जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। वो सब लोग बेचारे अभी तक झुके हुए थे और ये दोनों खुद में लगे हुए थे, तो राजकुमार उन्हें उठने के लिए कहता है, तो वो सब शुक्रिया करते हैं। तो मुहान सबको ये दिखाने के लिए कि राजकुमार उससे कितना प्यार करते हैं, तो मुहान एक ड्रामा शुरू करता है। वो कहता है, वैसे अभी इतनी देर हुई नहीं है, हम थोड़ी देर बाद भी घर जा सकते हैं। मेरी बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी कुमारी मी की बांस वाली शराब पीने की। तो राजकुमार, जिसने जीवन में कभी शर्म की ही नहीं, मुहान को अपने नजदीक लाकर उसको कहता है, तुम्हें भी अब अच्छी चीजों की लालसा होने लग गई है। तो मुहान कहता है, कोई बात नहीं, अगर आप मुझे नहीं लेकर देना चाहते तो। राजकुमार कहता है, नहीं, हम अभी वहां पर जाएंगे और सारी दुकान खाली कर देंगे, एक भी शराब की बूंद पीछे नहीं छोड़ेंगे, चलो अभी चलो। तो मुहान राजकुमार के सीने पे अपनी उंगली से चुभाते हुए कहता है कि अगर आप उसकी सारी दुकान खाली कर देंगे तो वो पक्का पिछली बार की तरह आपको अपनी बांस की छड़ी देखकर पीछे पड़ जाएगी। तो मुहान जाओजिन से कहता है कि मैं और वांगई चलते हैं, आपको जुनजू छोड़ आएगा। जाओजिन प्रणाम करता है। तुरंत मुहान राजकुमार का हाथ पकड़ खींचते हुए कहता है, चलिए। राजकुमार इससे हैरान था पर वो बहुत ज्यादा खुश भी था। उनके जाने के बाद वो लोग जिंग हाउ को सुनाकर बातें करते हुए कहते हैं कि क्या ये वही चेंग वांग है जिसे लोग निर्दयी कहते हैं, पर ये तो अपनी वांग फई के साथ बहुत ही प्यार से पेश आता है। वो सब अफवाहें कि वांग फई से राजकुमार प्यार नहीं करते, सब बकवास हैं। ये दोनों तो कितने प्यारे हैं। और जाओजिन बहुत खुश है क्योंकि वो शाही बग्गी में शान से घर वापस जाएगा। अगले दिन राजा राजकुमार से कहता है कि मैंने तुम्हारी दर्ज करवाई जानकारी को अच्छे से पढ़ा है, पर मैं तुम्हारे विचार भी जानना चाहता हूँ। तो राजकुमार कहता है कि ग परिवार कोई भी उच्च या खास नहीं था, पर खास बात यह है कि उनका मुद्दा सारे दक्षिण पूर्वी इलाके में फैल चुका है। वो लड़की यहाँ इसी मुद्दे पर शिकायत दर्ज करवाने आई है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, तो मैं ये मुद्दा आपके पास लेकर आ गया। ये सब कहकर राजकुमार अपने विचार पेश करने से बच जाता है। तो राजा कहता है कि मैं इस समय इस जीते हुए इलाकों के मसलों में नहीं पड़ना चाहता। तो राजकुमार कहता है कि ये इलाका भी हमारे देश का हिस्सा है, वहाँ के लोग भी सिर्फ और सिर्फ आप ही को राजा मानते हैं। ये कहकर राजकुमार इस मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डाल रहा था। ये सुन राजा तिरछी नजर से देखता है तो राजकुमार डर जाता है। तो राजा एकदम से हंसकर कहता है कि बहुत अच्छे, तुम सच में मेरी ही औलाद हो। मैं जानता हूँ कि तीनों जीते हुए इलाके मेरे ही राज्य का हिस्सा हैं, पर यह सही समय नहीं है कार्रवाई करने का। राजकुमार झुककर सम्मान के साथ जी कहता है और मन में सोचता है कि इसीलिए शायद पिछले जन्म में जिंगजू ने कोई कदम नहीं उठाया था, उसे भी पिताजी ने उस समय यही जवाब दिया होगा। तो राजकुमार इसी मुद्दे को देखकर अपने भाई से दूसरे राजकुमार से एक होटल में मुलाकात करता है। दूसरा राजकुमार कहता है कि तो पिताजी ने ये कहा कि सही समय नहीं है तीनों इलाकों में किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करने के लिए। तो राजकुमार कहता है कि हाँ, उन्होंने यही कहा। मुझे ये बहुत ही गलत योजना लगी है। अगर हम किसी तरह से पिताजी को मना लें इस योजना को बदलने के लिए तो बात बन सकती है। सच तो ये है कि मैंने एक सुनहरा मौका खो दिया था कीजों में जंग शुरू करने के कारण। पिताजी ने दक्षिण पूर्वी राजा को मुझे सैनिक सहायता देने का आदेश दिया था, पर उसने सहायता नहीं दी थी। उसने बहाना बनाया था कि कुदरती आफता के कारण उसके पास खाने की भी कमी है। उल्टा उसने तो राज दरबार से पैसों की मदद ले दी थी। फिर अंत में पिताजी मान गए थे और उन्होंने मुझे युद्ध छोड़ने का आदेश दे दिया था, जिस कारण हमें लौटना पड़ा। तो राजकुमार का बड़ा भाई उसे कहता है कि अगर वो लड़की तुम्हारे लिए परेशानी बन रही है तो उसे मेरे यहाँ भेज दो, तुम्हारी भाभी संभाल लेगी। तो राजकुमार उसे कहता है कि नहीं, अभी मुझे उससे कुछ काम है और फिर मैं जुनकिंग के साथ सलाह मशवरा करके आपको बता दूंगा कि उसे मैं आपके यहाँ भेजूंगा कि नहीं।
तो दूसरा राजकुमार कहता है ठीक है, और मन में सोचता है कि मुहान बहुत ही जानकार और विनम्र इंसान है, वो मेरे इस ढीठ भाई की मदद करे, ये सबसे उचित है। उन्हें शोर सुनाई देता है कि आप दोनों कृपया शांत हो जाइए। दोनों तमाशा देखने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। सामने उन्हें दो लड़के लड़ते हुए नजर आते हैं जिन्हें कर्मचारी शांत करने की कोशिश कर रहा था, जिनमें से एक था मू जिंगबाओ जो कि पिट रहा था और दूसरा जो पीटने वाला था वो था माओ घराने का उत्तराधिकारी। इस लड़ाई को देखकर राजकुमार बहुत ही खुश हो रहा था और उसका बड़ा भाई ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये खुश क्यों हो रहा है। तो राजकुमार कहता है क्या ये मू जिंगबाओ है जो मार खा रहा है? तो उसका बड़ा भाई बताता है कि दूसरा है माओ घराने का उत्तराधिकारी। मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि महारानी चौथे राजकुमार के लिए उपपत्नी ढूंढ रही है। माओ घराने और प्रधानमंत्री के घराने दोनों में ही पहले दर्जे की लेडी अभी कुंवारी है। दूसरे राजकुमार की सारी बात सुन राजकुमार मन में सोचता है कि प्रधानमंत्री बीवी अच्छी चाल चल रहे हैं, पर अफसोस की बात है कि पिछले जन्म में महारानी ने माओ घराने की लड़की को चौथे राजकुमार के लिए चुना था। अंत में मुझे जेल जाना पड़ा था और इसमें चौथे राजकुमार की सहभागी और सहयोग का हाथ था, इस बात में कोई भी शक नहीं है। राजकुमार का बड़ा भाई दरवाजा बंद करते हुए कहता है कि अगर महारानी और प्रधानमंत्री दोनों समधी बन गए तो तुम प्रधानमंत्री के परिवार से थोड़ी दूरी बना देना और भाभी को भी अपने सियासती मसलों के बारे में कम जानकारी देना। तो राजकुमार संजीदगी से कहता है कि मैं जानता हूँ बड़े भाई, आप ये सब कुछ मेरे भले के लिए कह रहे हो, पर मेरे लिए आप में और उसमें कोई भी अंतर नहीं है। मेरे आसपास मौजूद लोगों में जुनकिंग मेरे विश्वास के सबसे ज्यादा काबिल है। तो राजकुमार का बड़ा भाई उसे चिढ़ाते हुए कहता है तुम तो पूरी तरह से जुनकिंग पर फिदा हो। इस बात पर राजकुमार शर्मा देता है, जिंदगी में पहली बार शायद। बात को बदलते हुए राजकुमार कहता है कि मू जिंगबाओ की बहन भी बिल्कुल उसके जैसी है। दोनों को प्रधानमंत्री ने बिगाड़ कर रखा है, पर यह भी हमारे लिए एक अच्छी बात है। प्रधानमंत्री का सैन्य बल माओ घराने की तुलना में कुछ भी नहीं, पर प्रधानमंत्री का सैन्य बल ज्यादातर उत्तर पश्चिमी इलाके में है और उत्तर पश्चिमी इलाके में ही वो घोड़े बेचने की तैयारी भी कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए वो ज्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। तो राजकुमार का बड़ा भाई कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अभी महारानी तक प्रधानमंत्री की बेटी की कोई ऐसी जानकारी पहुंचा देता हूं जिसके कारण वो उसे ना चुने। राजकुमार अपने भाई की बात को सहमति देता है और मन में सोचता है कि जुनकिंग ने पहले ही बहुत मुश्किल समय गुजारा है उस परिवार में। अगर चौथे राजकुमार की शादी वहां हो गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। भविष्य में मेरा और चौथे राजकुमार का आमना सामना तय है। तो ऐसे हालातों में जुनकिंग जैसा जज्बाती इंसान कैसे संभालता सब कुछ। राजकुमार की इसी सोच के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।